हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा एक प्ले जिसका नाम है जूलियस सीजर उसे समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक ट्रेजेडिक प्ले है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऑफ रोमन हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन शुरू होता है फरवरी के महीने में इन 44 BC। जूलियस सीजर हमारे प्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो स्पेन से विक्ट्री पाकर ओवर हिज ओल्ड एनिमी जिसका नाम था पॉपे द ग्रेट, उससे विक्ट्री पाकर वॉर में वो वापस रोम लौट रहा होता है। इसी बीच जो जूलियस सीजर के सपोर्टर्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, वो खुश होकर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी दौरान दो पॉलिटिकल एनिमी रहते हैं सीजर के, जिनका नाम रहता है फ्लैवियस और मारुलस। वो लोग खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली उसके पॉलिटिकल एनिमी रहते हैं और जूलियस सीजर धीरे धीरे लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहा था, तो इस चीज़ से उन लोग को बहुत प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं। तो वो लोग सीक्रेटली कुछ ना कुछ जूलियस सीजर के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे। इसी बीच जूलियस सीजर वहाँ आता है, अपने लोगों से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहा होता है। तो उसी दौरान एक ज्योतिषी आता है उसके पास और उसको बोलता है कि तुम 15 मार्च को थोड़ा सचेत रहना। तो तभी जूलियस सीजर उसको इग्नोर कर देता है, उसके बातों को, और अपना सेलिब्रेशन में मगन रहता है। तो वो ज्योतिषी बोल के वहाँ से चला जाता है। और जब जूलियस सीजर पार्टी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब वो भी चला जाता है, तो उसी बीच सेलिब्रेशन में बचते हैं दो लोग जो वो भी इस प्ले में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम रहता है मार्कस ब्रूटस, जो जूलियस सीजर के बहुत ही पर्सनल क्लोज फ्रेंड रहते हैं। और दूसरा जो रहता है कैशियस, वो बहुत ही लॉन्ग टाइम पॉलिटिकल एनिमी रहता है जूलियस सीजर का। दोनों आदमी जो रहते हैं वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक ओरिजिन से बिलोंग करते थे और कहीं ना कहीं कैसियस जो रहता है वो जूलियस सीजर के पावर और प्रेस्टीज से बहुत जलता होता है। तो उसे कुछ लोग सपोर्ट के लिए चाहिए होता है जिनके साथ वो मिलकर जूलियस सीजर के ख़िलाफ़ कुछ प्लानिंग कर सके। यहाँ पे उसे ब्रूटस मिलता है और वो ब्रूटस का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है, मतलब चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे ब्रूटस बोलता है कि सीज़र के जो कुछ प्रिंसिपल है वो उसको पसंद नहीं है, वो उसको अपोज़ करता है। ब्रूटस जो रहता है वो बहुत ही हाई इंटीग्रिटी टाइप का इंसान रहता है, उसके अपने कुछ सोच रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं और उसका माइंड एक ही रहता है कि लोगों का अच्छा होना चाहिए। वो लोगों के भले के बारे में ही सोचता है, चाहे कोई भी उस लोगों का भला करे, बस भला होना चाहिए, उसका ये पॉइंट सेट रहता है। लेकिन कैसियस जो रहता है, क्योंकि वो सीजर से जलता है और उसको लोग भी चाहिए होते हैं, तो वो आता है ब्रूटस का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। फिर वो सोचता है कि कुछ ना कुछ वो ब्रूटस अपना फीलिंग्स निकाले, जिससे ये उसको पता चल सके कि हाँ वो भी सीज़र को उसके जगह से, मतलब जो सीट पोजीशन जो भी है जूलियस सीज़र का, उससे उसको वहाँ से हटा सके किसी तरीके से प्लानिंग करके। इसी तरह से उनका डिस्कशन जो रहता है वो ख़त्म होता है और दोनों चले जाते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग फिर से मिलेंगे अपने आगे के डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, कैसियस जो रहता है, जो कि जूलियस सीजर को अनसीट करना चाहता है, उससे जलता है, उसे और भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जूलियस सीजर को मारना चाहते थे, तो उसको सपोर्ट मिल गया था। अब जो कैसियस था उसको एक ऐसे इंसान का सपोर्ट चाहिए था जिसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, और वो था ब्रूटस। तो ब्रूटस जो था एग्री कर जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए और ब्रूटस ही उनके पूरे टीम को लीड करता है। और बहुत जल्द ही ब्रूटस के बगीचे में सब लोग मिलते हैं, प्लान करते हैं, सीक्रेट मीटिंग होती है और फाइनली वो लोग डेट सेट कर देते हैं कि कब वो लोग सीजर का मर्डर करेंगे। एंड इट वॉज सेट ऑन ईट्स ऑफ मार्च। ईट्स ऑफ मार्च मीन्स 15th डे ऑफ द मंथ, दैट वॉज 15th मार्च। और जब मीटिंग ख़त्म होती है तो ब्रूटस की वाइफ रहती है जिसका नाम रहता है पोर्टिया, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और अपने हस्बैंड के लिए उसको एक फियर सा फील होता है। उसको लगता है कि शायद उसके हस्बैंड के साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसके वजह से वो उससे सवाल पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो ब्रूटस उससे हाइड करने की कोशिश करता है और फिर भी उसकी वाइफ उसको बोलती है कि नहीं, मुझे जानना है, तुम मुझे बताओ। फिर ब्रूटस अपनी वाइफ को ये बोलता है, प्रॉमिस करके बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का सीक्रेट बाद में बता दूंगा।
नेक्स्ट सीन होता है जूलियस सीजर के घर का। सुबह का समय रहता है एंड इट वाज 15 मार्च। जूलियस सीजर की वाइफ रहती है जिसका नाम रहता है कैलिफोर्निया, और वो जूलियस सीजर के पास आती है और बोलती है कि मैंने बहुत ही भयानक और डरावना सपना देखा है, इट वाज वेरी हॉरिफाइड, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आज बाहर नहीं जाओ। तो जूलियस सीजर पहले नहीं मानता है और वो बाहर जाने के लिए रेडी रहता है, लेकिन फिर भी कैलिफोर्निया जो रहती है उसको बहुत रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज बिल्कुल बाहर नहीं जाओ। तो फिर फाइनली जूलियस सीजर मान जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो बाहर नहीं जाएगा। इसी दौरान ब्रूटस और उसके कुछ साथी आते हैं सीज़र को कंपनी देने के लिए, और जब वो लोग सुनते हैं कि सीज़र बाहर नहीं जा रहा और क्यों नहीं जा रहा है, तो वो लोग उसको एश्योरेंस दिलाते हैं कि लाइक हम लोग आपके साथ हैं आपको कंपनी देने के लिए, और कोई भी ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा बुरा। तो फिर वो लोग सीज़र को कन्विंस कर लेते हैं ईज़िली, और सीज़र जाने के लिए रेडी हो जाता है। ऑल्दो उसकी वाइफ उसको बहुत रोकती है और लाइक पहले ही मना कर चुकी होती है, फिर भी वो उसके बात को छोड़कर और इन लोग के साथ चला जाता है। एंड सीज़र तो अनअवेयर रहता है कि उसके मर्डरर्स जो उसका बुरा चाहते हैं वो उसके साथी हैं। अब आगे क्या होता है कि जूलियस सीज़र के साथ जो ब्रूटस रहता है और उसके बाकी कॉन्स्पिरेटर रहते हैं, कॉन्स्पिरेटर मीन्स जो साथी रहते हैं, वो सब बहुत बेस्ट एफर्ट करते हैं कि जूलियस सीज़र के आसपास कोई ना आए। उसके बावजूद जूलियस सीज़र के हाथ में एक काइंड ऑफ नोट आता है जिसमें कहीं ना कहीं वार्निंग रहता है कि हाँ उसके ऊपर खतरा है काइंड ऑफ, जब वो स्टेप करता है कैपिटल में। लेकिन जूलियस सीज़र रिफ्यूज़ कर देता है उसको रीड करने से। अब बिना टाइम वेस्ट किए जो प्लानर्स रहते हैं, कॉन्स्पिरेटर मीन्स जो प्लान करते हैं कोई भी टाइप का बुरा काम करने का, जो सीज़र के साथ उस वक्त थे, वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब एक्शन में आते हैं, और वो लोग पर्पसली सीज़र के थोड़ा और करीब जाते हैं फेवर के लिए, और उन्हें पता रहता है कि जूलियस सीज़र रिफ्यूज़ कर देगा। फिर धीरे धीरे वो लोग उसके और करीब जाते हैं, फेवर मांगते मांगते, लाइक होता है ना प्लीज़ प्लीज़ काइंड ऑफ, थोड़ा और करीब जाते जाते वो लोग इतना ज़्यादा क्लोज आते हैं, और फिर वो लोग अपना हिडन वेपन जो उनके पास हथियार रहता है वो उसको निकालते हैं और जूलियस सीज़र पे हमला कर देते हैं, उसको मार देते हैं। और इस काम को अंजाम वो लोग जितने लोग मौजूद रहते हैं उन सबके सामने ये काम करते हैं। अब सीज़र का तो मर्डर हो चुका था और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बौखला से गए थे, क्योंकि वो लोग सीज़र को बहुत पसंद करते थे, एंड वो लोग इतना ज़्यादा चिढ़ से गए थे कि आखिर इन लोगों ने सीज़र का मर्डर क्यों किया। तो यहाँ पे मार्क एंटनी नाम का एक इंसान रहता है जो सीज़र का बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहता है। वो चाहता था कि वो सीज़र के फ्यूनरल पे एक स्पीच दे, लेकिन कैशियस उसको मना कर देता है, बट ब्रूटस उसको परमिशन दे देता है कि वो स्पीच दे सकता है। लेकिन एंटनी की स्पीच देने से पहले ब्रूटस जाता है स्पीच देने। वो स्पीच इसीलिए देता है ताकि वो लोगों को काम कर सके, लोगों को समझा सके कि हाँ उन लोगों ने जो किया सीज़र को मारकर वो उन्होंने सही किया, उन लोगों ने लोगों के हित के लिए किया है। वो ऐसा लोगों को बोलना चाहता था, एंड वो अपने माइंड में सेट कर लिया था कि वो ऐसे बोलेगा जैसे लोग एकदम कन्विंस हो जाए उसके बातों से। वैसा ही हुआ, जब उसने स्पीच देने आया वो लोगों को बताया कि हाँ मैं आप लोग के लिए ही सीज़र को हमने मारा है, इस तरीके से लोग धीरे धीरे काम हुए और धीरे धीरे उसके बातों से कन्विंस होने लगे। अब बारी आती है मार्क एंटनी की स्पीच देने की। वो स्पीच देने आता है, क्राउड तो अब थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो ब्रूटस के बाद से कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मार्क एंटनी ने क्या किया, तो मार्क एंटनी ने यहाँ पे लोगों के बीच लोगों को बताया कि सीज़र ने आखिर उन लोगों के लिए क्या क्या किया है, और उन्होंने बताया कि हमेशा से सीज़र ने खुद के बारे में नहीं सोचा है, लोगों के हित के बारे में सोचा है। इस तरीके से एंटनी ने सीज़र के सारे काम को उन लोगों को याद दिलवाया कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो अब लोग के मन में ऐसा आ गया था कि नहीं, हम जो जिन लोगों ने सीज़र को मारा है उससे हम लोग बदला लेंगे। धीरे धीरे लोगों के अंदर धीरे धीरे लोग चिल्लाने लग गए कि हाँ जिसने सीज़र का मर्डर किया है उन सब से हम बदला लेंगे। एंड अब जो सीज़र के मर्डरर्स थे उन लोग पे ये दबाव आ गया कि उन लोग को अब रोम छोड़ के जाना ही था इस तरीके से, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो अब सीज़र के जो मर्डरर्स थे और जिन लोगों ने साथ मिलकर प्लानिंग किया था उनका खून चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एट दिस पॉइंट मार्क एंटनी के साथ सीज़र का ग्रैंड नेफ्यू जिसका नाम रहता है ऑक्टेवियस और एक वेल्दी बैंकर जिसका नाम रहता है लेपिडस, वो तीनों एक साथ गैदर हो जाते हैं, साथ एक टीम बना लेते हैं, और उसके बाद वो लोग मेक श्योर करते हैं कि जिन्होंने सीज़र को मारा है उनको वो लोग अच्छे से बर्बाद कर देंगे।
दे विल डिस्ट्रॉय देम। और इन लोग का अब एक मोटिव हो गया था कि ये लोग अब रोमन एम्पायर के ऊपर अपना एक कंट्रोल बना लेंगे। अब यहाँ पे महीनों बीत जाता है, लाइक मंथ पासेस, और अब कैशियस और ब्रूटस जो रहते हैं वो लोग बहुत जगह इधर उधर से भागते रहते हैं, भागते 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 फाइनली वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग रुकेंगे एंड दे स्टॉप। और फिर क्या होता है, यहाँ पे कैशियस और ब्रूटस के बीच झगड़ा हो जाता है ओवर फाइनेंसेस, मतलब पैसों को लेके उन लोग के बीच झगड़ा हो जाता है। एंड फिर वो लोग एक दूसरे के बीच फाइनली रिजॉल्व करते हैं चीज़ों को, और फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वो लोग आखिरी बार एंटनी के आर्मी पे हमला करेंगे। और इसी दौरान ब्रूटस के पास ये खबर आता है कि उसकी वाइफ पोर्टिया ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ब्रूटस रोम में कहीं भी नहीं था और इस स्ट्रेस के कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। और उसी रात ब्रूटस के सामने सीज़र का घोस्ट आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें फिलिपे में देख लूँगा। और ब्रूटस को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो करेज के साथ आगे मूव ऑन करता है। सो यहाँ पे वॉर बिगिन होता है। जो ब्रूटस के आर्मी लोग रहते हैं, कॉन्स्पिरेटर एंड कैशियस, वो सब मिलकर फिलिपी में जहाँ पे एंटनी का कैंप लगा रहता है उस पर वो लोग अटैक करते हैं। और शुरुआती में तो उन लोग का अटैक बहुत अच्छा जाता है। और उसी दौरान क्या होता है कि कैशियस के पास एक न्यूज़ आता है कि उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड जिसका नाम रहता है टीटियस, उसको एंटनी के आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। ये न्यूज़ सुनकर कैशियस खुद को मार लेता है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही हेल्पलेस फील करता है, उसको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। और वो ये न्यूज़ सुनता है और वो खुद को मार लेता है, ही किल्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूज़ आता है उसके पास वो एक फेक न्यूज़ रहता है। इस कन्फ्यूज़न में वो खुद को मार लेता है बिना सच जाने। तो यहाँ पे तो कैशियस की कहानी ख़त्म हो गई। अब बचता है ब्रूटस, और ब्रूटस को लगता है कि वो एक बहुत ही होपलेस बैटल को लड़ रहा है, अब उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे ब्रूटस अकेला हो जाता है और वो श्योर हो जाता है कि अब तो वो हारने ही वाला है, क्योंकि वो बहुत होपलेस बैटल लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे वो सोचने लगता है कि एंटनी की जो आर्मी है वो उसे ड्रैग करके पूरे रोम के स्ट्रीट में लेके जाएंगे, उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी सोच से क्या करता है ब्रूटस, अपना ही लाइफ वो ले लेता है, मतलब वो खुद को मार लेता है। अब हम लोग प्ले के एंड में आते हैं, जब एंटनी ब्रूटस की बॉडी को देखता है, जब वो मर जाता है उसके बाद, तो एंटनी उसको बोलता है कि यही एक नोबलेस्ट मैन था बाकी सब में, मतलब जो भी कॉन्स्पिरेटर थे, कैशियस था, तो ब्रूटस एक अच्छा इंसान था, क्योंकि वो लोगों के हित के बारे में सोचता था। और उसने सीज़र को भी मारने में इसलिए उनकी हेल्प की क्योंकि उसे ये लगा कि हाँ, सीज़र लोगों के लिए ठीक नहीं है, वो लोगों के बारे में सोच के ही उनके बीच में गया था, इसलिए एंटनी वहाँ पे उसका तारीफ़ करता है। सो फाइनली सीज़र के जो मर्डरर्स थे उनके ऊपर रिवेंज ले लिया जाता है, वो लोग मर चुके रहते हैं, और रोम का जो अब एम्पायर होता है उसे भी बचा लिया जाता है। सो वी कम टू एन एंड। आई होप ये प्ले आपको पसंद आया हो और बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।